बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, एक रौला नया पड़ गया पाकिस्तान में। पड़ता रहे रौला, यानी ये तो इंटरनल चीज़ें हैं और इस्टेब्लिशमेंट की और सियासी जमातों की अपनी अंदर की लड़ाइयाँ हैं। और जब तक इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल प्ले करती रहेगी तब तक ये गंद और खिचड़ी पाकिस्तान की सियासत में पड़ी रहेगी। खबर यह है नाज़रीन कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग का ख़तरा पैदा हो चुका था और तनाव बढ़ता जा रहा था, इंडिया ने कुछ अटैक पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल के किए, पहले पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया के अंदर। और उस वक्त जब ड्रोन्स चल रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर, तब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ये डिस्कशन हुई कि वाकई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, या जो नुक्ता मैं भी बार बार उठा रहा था कि इमरान खान को इस वक्त अडयाला जेल में नहीं होना चाहिए, उन्हें महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। उस वक्त इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी एस्टेब्लिशमेंट में, और जो क़यादत है उन्होंने बैठकर इसके बारे में बात की थी और इसके असरात का जायजा लिया था कि खुदा न खास्ता इंडिया ने अगर कोई शरारत की अडयाला में तो पाकिस्तान के अंदर पूरे के अंदर आग लग जाएगी। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि क्योंकि मोदी की नवाज शरीफ से दोस्ती है तो नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वो इमरान खान है, क्योंकि नवाज शरीफ की सियासत को तबाही इमरान खान ने किया है। मैं वैसे कोई दुश्मनी नहीं है इनमें, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो पूरी तरह से बर्बाद तभी हुई जब इमरान खान साहब ने वो सारी की सारी पॉलिटिक्स की जो नवाज शरीफ साहब नहीं कर पाए। तो मियां साहब की तो पंजाब में और लाहौर में भी सियासत बर्बाद हो गई। तो ये भी खदशे का इजहार किया गया था कि नवाज शरीफ के सबसे बड़े मुखालिफ को रस्ते से हटाने के लिए मोदी कोई शरारत भी कर सकता है, ये भी बातें की गई। अब इसमें उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जब डिस्कस किया कि इमरान खान को वाकई अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो जेल से निकालना पड़ जाएगा। अब इस सिलसिले में क्योंकि देखें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ ये एक दूसरे के काने हैं ना, दोनों ने मिलकर डकैती मारी हुई है। अवाम के मैंडेट पे डकैती अकेली पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी तो मार नहीं सकते थे, या इलेक्शन कमीशन तो अकेला ये करके दे नहीं सकता था। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने ब्यूरोक्रेसी को साथ खड़ा करके ये सबने मिलकर डकैती मारी हुई है। अब वो जब डकैती आपने मिलकर मारी हो ना तो फिर आप एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। तो ये जब हुकूमत को बताया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान साहब की हिफाजत के पेश नज़र और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें एक तो कौमी यकजहती है, बाकी चीज़ें, अगर ये जंग ज़्यादा एस्केलेट करती है और मजीद बढ़ जाती है तो फिर शायद इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। तो इस पे जब ये बात पीएमएलएन ने इंटरनली डिस्कस की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए गुस्से में, क्योंकि मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। मुंह से चाहे वो कह भी देंगे जनाब इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनको बाहर आना चाहिए, सियासत के लिए सियासतदान कुछ भी कर देता है, लेकिन मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। मियां साहब नहीं चाहते कि यास्मीन राशिद बाहर आए। और अब मियां साहब को सजा देने के लिए आने वाले दिनों में पहले यास्मीन राशिद बाहर आएंगी, क्योंकि उनके ऊपर जितना भी जुल्म और जबर किया जाना था वो हो गया। और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता चल गया कि यास्मीन राशिद को इससे ज्यादा क्या तोड़ा जा सकता है। ना वो इमरान खान को छोड़ती है, ना वो अपना नजरिया छोड़ती हैं, ना वो नवाज शरीफ की मंजी ठोकना छोड़ेंगी। तो उन्होंने तो अपना ही काम करना है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने जो दो चार जुमले बोले हैं ना, उनकी कीमत अब मियां साहब को चुकानी पड़ेगी। ये जुमले क्या हैं ये अभी मैं आपको रोक देता हूं, लेकिन ये जुमले आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएंगे। बस आप ये समझ लें कि जुमले उनके पुराने जुमलों से मिलते जुलते ही हैं जो वो पहले बोला करते थे जब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने मुखालफत की उस वक्त इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने की, लेकिन फिर लकीली हुआ ये कि जंगबंदी हो गई। जंगबंदी होने के बाद सिर्फ सूरत हाल बदल गई। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि इंटरनली इनकी मीटिंग में हुआ क्या था। शाहिद खट्टक साहब ने भी इसको जो है वो क्लेम किया, मेंबर कौमी असेंबली हैं, उन्होंने तो बाकायदा यहां तक क्लेम किया कि नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की बातें की है, लेकिन कंफर्मेशन उन्होंने नहीं दी। मैंने अपने एक दो सोर्सेज से बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये जो बात है ये ठीक है कि बहुत ज्यादा हालात खराब होने की सूरत में इमरान खान साहब को निकालना पड़ना था और उसके मल्टीपल रीजंस थे, और ये बात हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने बताई थी। अब जब ये बात नवाज शरीफ तक पहुंची तो लाजमी बात है फिर रिएक्शन आना था। वो जो मियां साहब का रिएक्शन आया उसे कोई ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में जो सियासी फैसले वो सियासतदानों को करने चाहिए, और ये जो झूठी गिरफ्तारियां और जेलें हैं ये चीजें वैसे ही खत्म कर देनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। अब एक और खबर नाजरीन चलाई जा रही है, और इसका आगाज होता है जब अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए। उन्होंने और बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जी कि मुझे हर हफ्ते मिलाना चाहिए इमरान खान से,
میں نے صوبہ چلانا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق، جب نہیں ملائیں گے تو پھر میں کیسے وہاں پہ ان کے ویژن کے مطابق کیسے پرفارم کروں گا؟ پھر گنڈاپور صاحب نے کہا جی کہ عمران خان صاحب وہ مذاکرات کے لیے راضی ہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب پہلے دن سے مذاکرات کے لیے راضی ہیں، سیاستدان مذاکرات ہی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان ٹیبل پہ نہ بیٹھے اور وہ کہے جی بندوق اٹھا لو۔ جو سیاستدان سڑک کے اوپر کرتا ہے یا احتجاج کرتا ہے وہ پریشر بڑھانے کے لیے کرتا ہے، وہ عوامی دباؤ ڈالتا ہے اپنے سیاسی مخالفین پہ تاکہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو عوام کی آواز ہے اس کو سمجھیں اور ان پہ پریشر آئے، ان کو نظر آئے کہ اگلے الیکشن میں ان کی پھر درگت بن جائے گی، لہذا اس وقت بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں، ابھی آپ کو یاد ہوگا جب اعظم سواتی صاحب گئے تھے ملنے کے لیے عمران خان صاحب کو، تو جیل سے باہر آ کر انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب نے مجھے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا ہے۔ بعد میں عمران خان صاحب نے کہا جی میں نے ٹاسک کوئی نہیں دیا کسی کو بھی، یہ خود ہی کرنا چاہ رہے تھے، تو بس ٹھیک ہے جائیں کریں، اور میں نے آپ کو خبر پہلے دے دی تھی۔ تو بلکہ عمران خان صاحب نے منع بھی کیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دھوکہ اتنی دفعہ دیا گیا ہے کہ مذاکرات تو ان کو کرنے ہوں گے بطور سیاستدان، لیکن وہ بھروسہ نہیں کر پا رہے۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ دھوکہ دیتی ہے، جب سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ ایک سرکاری آفیسر وہاں بیٹھا ہوا یونیفارم میں، وہ رکوا سکتا ہے، جب چاہے عمران خان کی ملاقات رکوا دیتا ہے، جب چاہے عمران خان کی ملاقات کروا دیتا ہے۔ تو ان کی تو اوقات ہی نہیں تھی، اور یہ تو سارے اردلی ہے۔ حکومت تو ایکچولی چلا رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ جناب آپ نے بڑی زیادتی کر لی، بڑا ظلم کر لیا، اب آپ ظلم اور زیادتی کا سلسلہ بند کر کے اپنی آئینی اور قانونی ڈومین میں واپس جائیں اور ہمیں سویلینز کو ایک نئے الیکشن کے ذریعے پاکستان کو آگے بڑھانے کا موقع دیں۔ اصل میں تو ون لائنر یہی ہے نا، یہ جو کیس ویس ہیں یہ تو عدالتوں کے اندر ہوں گے، عمران خان صاحب اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر لیں گے، جہاں نہیں ہوں گے وہاں پھنس جائیں گے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ نے جتنا ظلم اور زیادتی کی ہے اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ہے، اب آپ نے ظلم اور زیادتی کر دی ہے، پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اب آپ یہ ظلم اور زیادتی بند کر کے اپنی قانونی اور آئینی ڈومین میں واپس چلے جائیں۔ لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ میں خوف یہ بھی ہے کہ جو ہم نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس پہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اور عمران خان کے بارے میں انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کہیں وہ لیڈر تو نہیں ہے کہ جو واقعی میں ان کی پکڑ کر لے۔ دیکھیں اپنے ذاتی معاملات میں عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے بارے میں عمران خان صاحب کی پالیسی وہی ہے جو وہ پہلے بھی ہمیشہ کہتے رہے ہیں۔ اب بیرسٹر گور صاحب نے، اچھا ایک تو یہ خبر پہلے آپ دیکھ لینا کہ اس پہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے، علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا، اور اس کے بعد کچھ خبریں لگنا شروع ہو گئیں۔ قاسم سوری صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا، یہ جنگ اخبار کی خبر ہے جی، اس کا جو فرنٹ پیج ہے اس کے سب سے اوپر والی شاہ سرخی ہے، اور انصار عباسی صاحب کے حوالے سے خبر لگائی گئی ہے۔ پہلے خبر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر بتاتا ہوں عمران خان صاحب سے جب جیل میں ملاقات ہوئی۔ اب دیکھیں نا، اگر عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقاتیں نہ ہو رہی ہوں تو ایسی خبروں کی تصدیق اور تردید کیسے ہوگی؟ یعنی جب آپ خبر دے دیں جنگ جیسے اخبار کے اندر اور اوپر لیڈ چھپ جائے اخبار میں، تو آپ تردید اگر کرنے کے لیے لیڈر موجود ہی نہیں ہے یا اس سے ملاقات نہیں ہو رہی تو پھر آپ تصدیق اور تردید تو نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ خبر جو دی ہے کہ عمران خان نے شہباز شریف کی مذاکرات کے لیے پیشکش قبول کر لی، بات چیت میڈیا کی چکا چوند سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، بات چیت میڈیا کی چکا چوند سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور جنگ اخبار کی سرخی چھپ گئی۔ یعنی اگر پی ٹی آئی اور نون لیگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں کوئی بات ہو اور میڈیا کو کانوں کان خبر نہ ہو اور یہ لیڈ چھپ جائے گی، از اٹ پاسبل؟ اچھا پچھلے مذاکرات میڈیا اسکروٹنی کی وجہ سے ناکام ہوئے تھے، ذرائع بیرسٹر گور کو مذاکرات کی اجازت، پارٹی اب باضابطہ طور پر حکومت سے بات چیت آگے بڑھانے کے لیے رجوع کرے گی۔ بیرسٹر گور کی وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام عمران خان تک پہنچانے کی تصدیق، نہیں بتا سکتا کہ کیا بات چیت ہوئی۔ حالانکہ بیرسٹر گور نے کہا جی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بات چیت عمران خان صاحب سب کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کی شرائط ہے، وہ اپنے مینڈیٹ کی واپسی کہتے ہیں یا نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ اب وہ پہلے مینڈیٹ کہتے تھے، اب وہ کہتے ہیں نیا الیکشن کروا لو۔ اب تو بیڑے گرک کر دیا آپ نے سارے کے سارے عمل کا سارا الیکشن جو ہے اس کو مینوپولیٹ کر کے رکھ دیا آپ نے، سارے ڈاکومنٹ ادھر سے ادھر کر دیے، لہذا اب آپ ایک نیا الیکشن کروائیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کی اور 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کروا دیں اور بے گناہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اب رہائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ناظرین اب تقریباً شروع ہو چکا ہے، اور تھوڑے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ بندے باہر آ جائیں گے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ کسی وقت چلتی ہیں تو ایک دم خراب بھی ہو جاتی ہیں، یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں
किसी वक्त भी जहां दाव लगेगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और उन्हें लगेगा कि अभी मौजूदा सेटअप के साथ मजीद कंटिन्यू किया जा सकता है, तो वो इमरान खान को और उनके साथियों को फिर बहुत पीछे डाल देंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि इदारे के अंदर से एक दबाव है कि जनाब नवाज शरीफ तो साथ खड़ा होता ही नहीं है पाकिस्तान के, ना उनकी बेटी साथ खड़ी होती है। देखें ना, अब ये जितना मर्जी रौला डाल लें, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो 5 दिन की खामोशी है, जो 5 दिन लड़ाई के दौरान वो चुप रहे, नरेंद्र मोदी और भारत के बारे में उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, बल्कि वो तो अभी भी नहीं बोलते, उन्होंने इनकी सियासत में तबाही फेर दी है। अब अगर ये अपने गले के अंदर ढोल डाल के भी भाटी चौक में जाके खड़े हो जाएंगे और जंगी तराने बाप बेटी गाएंगे भी, तब भी लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि लड़ाई के बाद जो बुक्का आपको याद आए तो वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो वो टाइम गुजर गया ना, 5 दिन जब मज़ामत करनी थी, जब बात करनी थी, तब इन्होंने बात की नहीं और अब ये बात कर रहे हैं, तो इसका फायदा कोई नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों ने फिर कैटेगोरिकली बताया कि इमरान खान साहब कोई नून लीग से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनके बारे में वो बहुत क्लियर है कि उन्होंने तो मैंडेट चोरी किया हुआ है सारा। बात तो असल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होनी है ना, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात ये होनी है कि इख्तियार असल में उन्हीं के पास है, तो उन्हीं को कहना जनाब आप पीछे हट जाएं, वापस चले जाएं। बैरिस्टर गौर ने भी इसके बारे में बात की, अलीमा खान ने भी इसके बारे में बात की। अब कुछ और चीजें हैं जो अलीमा खान साहबा ने बताई कि जो पैरोल पे रिहाई वाला मामला था, जो खबर हमने आपको दी थी, जो अली अमीन गंडापुर साहब गए थे अदालत में कि मेरे लीडर को पैरोल पे आप छोड़ दें, जंग का खतरा और हालात ये है, इस पे भी इमरान खान साहब से किसी ने कोई मुशावरत नहीं की। जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि पैरोल के ऊपर आपकी रिहाई का एक मामला है, उन्होंने कहा वो क्या होता है, कैसे होगा, नहीं तो वो कैसे छोड़ देंगे। अब क्योंकि वहां बातचीत करने के लिए टाइम बहुत कम होता है, तो इनको सबको आइडिया हो गया कि इनको तो पता ही नहीं है और ना ये पैरोल के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो इन्होंने वो बात छोड़ी और आगे बढ़ गए और बाहर आकर बताया कि जनाब इमरान खान ना तो पैरोल वाले केस के बारे में जानते हैं, ना उनसे मुशावरत की गई है, और ना वो इस मामले के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि कैदी ऐसे भी बाहर आ जाता है पैरोल के ऊपर। तो ये उन्होंने आकर बताया कि पैरोल वाला मामला भी इमरान खान को उसका नहीं पता था। अच्छा जी, अब एक चीज और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अलीमा खान साहबा ने कुछ चीजें और इमरान खान की दूसरी बहनों ने कुछ चीजें बताई हैं जो रिलेटेड है इमरान खान साहब से। एक तो जो एक कमल शोधब साहबा की ऑडियो आई थी, उस पर उनकी अपनी भी बाद में तरदीद आई। उन्होंने कहा जी ऐसी बात नहीं है जैसे समझा जा रहा है, मैं पीटीआई की वफादार हूं, और उन्होंने एक लंबा चौड़ा इसका जवाब भी दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा कि कोई प्रोपेगेंडा ये ना करे कि उनको पार्टी के ओहदे से हटाया गया, वो बदस्तूर अपने ओहदे के ऊपर मौजूद हैं, और वो जो ऑडियो वाला मामला है वो बदस्तूर उनके गले भी पड़ा हुआ है। अब यहां पे जो जवाब दिया अलीमा खान साहबा ने, बड़े जबरदस्त जवाब दिया और बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने इस मामले को हैंडल किया। उन्होंने कहा देखिए जी, पार्टी का चेयरमैन इमरान खान ही है। बैरिस्टर गौहर को मजबूरी में इमरान खान ने इसलिए नामजद किया ताकि इमरान खान का पैगाम बैरिस्टर गौहर के जरिए बाहर आ सके, बस ये उनका डाकिए का रोल है। एक्चुअली उन्होंने डाकिया नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर फैसला साजी नहीं कर सकते। हर फैसले के लिए उनको इमरान खान के पास जाना पड़ता है, हर बार पूछने के लिए वो इमरान खान के पास जाते हैं, तब जाकर कोई फैसला होता है। ये नहीं हो सकता कि बैरिस्टर गौहर खुद से फैसले करना शुरू कर दें, ये है भी नहीं ना, ये फॉर्मूला भी नहीं है, इस तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती भी नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर साहब का जो एक्चुअल रोल है वो तो डाकिए का है कि वो अंदर जाएंगे, और इमरान खान साहब ने शायद उन्हें इसलिए बनाया था कि बैरिस्टर गौहर कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। इमरान खान साहब को शायद पहले से आइडिया था कि बैरिस्टर गौहर की ऐसी शख्सियत है, वो इतने धीमे मिजाज के इंसान है और ऐसे जबरदस्त शहरी हैं कि उनको शायद ये रियासत गिरफ्तार ना करे, और वो गिरफ्तार नहीं होंगे, वो बाहर रहेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब का पैगाम लगातार पाकिस्तानियों तक या इमरान खान साहब की पार्टी तक पहुंचता रहेगा। तो एक ऐसा आदमी उन्होंने चूज किया, ये बड़ी दानिशमंदी है कि कम से कम बात तो बाहर निकले मेरी। तो ये उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं, इमरान खान ही चेयरमैन है, वही फैसले करते हैं, लेकिन इमरान खान ने इनको नामजद किया पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, कमल शोधब साहबा के हवाले से भी अलीमा खान साहबा ने कहा देखें उनको अब कुछ थोड़ा ट्रेनिंग उनकी होनी होगी, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि कैसे प्रोफेशनल तरीके से रद्देमल दिया जाता है इसके बारे में। लेकिन कोई नेगेटिव बात उन्होंने नहीं की, और खुद उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो ठीक कह रही है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो अपने भाई के लिए हूं, और ये मामला इंतहाई संजीदा है और सबको संजीदा लेना चाहिए, ये इमरान खान की जिंदगी का मामला है, और इस तरह उन्होंने ये बात कही। नाज़रीन, मैं बात कर रहा था कि शरीफ खानदान ने जो अपना डैमेज कर दिया 5 दिन तक खामोश रहकर, तो अब मैंने आपको बताया कि वो गले में ढोल डालकर भी भाटी चौक में खड़े हो जाना बाप बेटी, और कौमी तराने गाए ऊंची आवाज में अच्छे सुरों के साथ, फिर भी कौम ने जो है वही तस्लीम नहीं करना कि ये मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले बाप बेटी हैं। ये तो अभी भी मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, आरएसएस के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते,
इंडियन जारहियत के खिलाफ, आबी जारहियत के खिलाफ अभी भी नहीं बोलते, खामोशी रहते हैं। इनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, ये मैं जानता हूं, लेकिन अब शरारतें शुरू कर दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने। वो शहबाज गिल का एक ट्वीट मैं देख रहा था, क्योंकि ये कहते हैं ना JF-17 थंडर मियां साहब ने खुद बनाया और मियां साहब भी जो है वो पूरा ऑपरेशन डिजाइन कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि J-17 मिशन भेजने से पहले मियां साहब ने टायरों की हवा खुद चेक की, और जो पिछले टायर हैं उनकी हवा का जो प्रेशर है वो 45 की जगह 47 रखा। ये फार्म 47 की निस्बत से 47 हवा का प्रेशर रखा गया। कुछ लोग दिखा रहे हैं कि मियां साहब जब ग्वाल मंडी में हुआ करते थे, वेल्डिंग करते थे, तो वो JF-17 थंडर की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो लोग जो है वो मीम्स बना रहे हैं। जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो यही होता है। और दूसरी तरफ जो है वो असल वीडियो अपलोड हुई है और बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये वीडियो है 11 मार्च 2022 की, ये आप देख सकते हैं। इसमें इमरान खान साहब खड़े, एयरफोर्स के लोग बैठे हैं, JF-17 थंडर भी दिखाया गया है। तो इमरान खान साहब ने मुबारकबाद दी थी पाकिस्तान को और चाइना को और एयरफोर्स को, और उन्होंने कहा 40 साल पहले हमें F-16 मिले थे, तब हमें पता चला था कि हम जदीद लड़ाई के तकाजों के मुताबिक आगे बढ़ गए हैं, कौम बड़ी खुश थी। आज हमें J-10C मिले हैं। बदकिस्मती से जो बड़े सगीर है, यहां पे ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये इमरान खान साहब इशारा दे रहे थे, मोदी का नाम लिए बगैर, या वो राफेल तैयारे का एक्चुअली नाम लिए बगैर, कि यहां पे ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारी मशीन से बेहतर मशीन भारत लेकर आ रहा है, वो राफेल थी। तो फिर हमें भी ये करना पड़ा, इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा ये मॉडर्न थिंकिंग है, नई टेक्नोलॉजीज में हम जा रहे हैं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। फिर एयरफोर्स की उन्होंने तारीफ की, पाकिस्तान की फोर्सेज की उन्होंने तारीफ की। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा इसमें कि कौम और फौज को इकट्ठे होकर लड़ना होता है, और कौम की सपोर्ट के बगैर फौज कुछ नहीं है, और फौज हमेशा कौम की सपोर्ट से लड़ती है। ये आपने देखा भी अभी, जैसे ही कौम ने सपोर्ट दी तो पाकिस्तान ने तगड़ा जवाब दिया। उससे पहले बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की वो नहीं थी, यानी ना वजीर ऐसे बोल रहे थे, ना मुशीर ऐसे बोल रहे थे, हमें लग रहा था कि शायद हम डाउन जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कौम की सपोर्ट पूरी तरह खड़ी हुई फौज के साथ, तो फिर आपने देखा कि फौज का रद्द-ए-अमल कैसा था, खासतौर पे एयरफोर्स का रद्द-ए-अमल कैसा था। तो ये इमरान खान साहब की बड़ी वायरल हो रही है वीडियो, और इस वीडियो में ये साबित होता है कि एक्चुअली वो इमरान खान थे जो J-10C को पाकिस्तान लेकर आए। बल्कि उन्होंने इस वीडियो में शुक्रिया अदा किया चाइना का, इमरान खान साहब ने, कि उन्होंने वक्त से पहले बड़े अच्छे तरीके से ये तैयारे पाकिस्तान को फराहम किए 8 से 10 महीने के अंदर, हालांकि इसमें सालों लग जाते हैं। तो ये चाइना ने बड़ी मेहरबानी की थी पाकिस्तान के ऊपर। अब नाज़रीन, जो इलेक्शन हो रहा है ना, उस इलेक्शन में भी और वैसे भी शहरों में मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के साथ आसिम मुनीर साहब की तस्वीर जो है वो लगाकर पोस्टर हर तरफ चिपकाए जा रहे हैं। यानी सियासतदानों के साथ आर्मी चीफ, कैसा लगता है? ये मुशर्रफ के दौर में देखते थे कि काफ लीग के रहनुमा जो हैं वो उस वक्त जनरल मुशर्रफ की फोटो अपने साथ लगाकर इलेक्शन लड़ते थे। वो जनरल मुशर्रफ को बतौर अपने कायद के पेश करते थे मुस्लिम लीग काफ के लोग, ये हमने देखा था। लेकिन आज PMLN के लोग आसिम मुनीर साहब को अपने कायद के तौर पे पेश करते हैं। आसिम मुनीर साहब एक डिक्टेटर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वैसे माहौल तो वैसे ही है। तो इनकी तस्वीर लगाने के ऊपर फौज को एतराज करना चाहिए। फौज को एतराज ये करना चाहिए कि वो सियासी लीडर तो नहीं है या PMLN के कोई मेंबर तो नहीं है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के मुंह के बीच में आसिम मुनीर साहब का मुंह जो है वो लगा दिया जाए और दिखाया जाए कि जनाब ये देखें, ये एक ही तरह के लोग हैं। नहीं, वो एक सरकारी मुलाजिम है, 22वें ग्रेड के एक ऑफिसर हैं, और उनकी सिक्योरिटी की स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं, और ये दोनों जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। अब वो चाहे मकबूल है चाहे गैर मकबूल है, तो ये एक इदारे को मिलाइन नहीं करना चाहिए, और इदारे को चाहिए सिलसिले को रोके। क्योंकि देखिए, जो PP-52 है सियालकोट वाली साइड पे, PP-52, वहां पे जो इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में बाकायदा जो हुकूमती उम्मीदवार है नून लीग का, वो आसिम मुनीर साहब की फोटो लगाता है अपने पोस्टर्स के ऊपर अपने इलेक्शन की कंपेन के लिए। यानी वो जो इलेक्शन की कंपेन अपनी बना रहा है, उस पर वो अपनी शक्ल लगाता है, मरियम नवाज की लगाता है, आसिम मुनीर की लगाता है। यानी अब उन्हें ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ की फोटो लगाने की बजाय आसिम मुनीर का फोटो लगाना चाहिए आर्मी चीफ साहब का। शायद उन्हें यह लगता है कि आसिम मुनीर साहब उनको इलेक्शन जितवाएंगे और नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं जितवाएंगे। तो आर्मी चीफ को मुतनाज़े करने का इससे बेहतर कोई और तरीका PMLN के पास हो नहीं सकता। देखिए, आर्मी चीफ है ना, वो एक फोर्स के आर्मी चीफ है, कल उनकी जगह कोई और होगा। ये एक ओहदा है
اس کو آپ پولیٹیسائز نہ کریں, اس کو پالیٹکس کے اندر نہ گھسیٹیں. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے اور نون لیگ اس تعلق کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, ہر جگہ پوسٹر میں چپکا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, الیکشن کمپین کے اندر لگا رہے ہیں, یہ نامناسب ہے اور فوج کو یہ سلسلہ روکنا چاہیے. فرض کریں وہ پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن جیت جاتی ہے تو کیا تحریک انصاف نے عاصم منیر صاحب کو شکست دی ہے؟ کیونکہ وہ تو کمپین میں ان کا نام استعمال کر رہے ہیں. اور فرض کریں اگر وہاں پاکستان تحریک انصاف کو دھاندلی کر کے الیکشن ہرا دیا جاتا ہے تو پھر کیا یہ دھاندلی اس لیے ہوئی ہے کہ عاصم منیر صاحب کا نام انہوں نے اپنی کمپین میں استعمال کیا تھا؟ تو دونوں صورتوں میں اس میں کمائی کوئی نہیں ہے, اس کے اندر الٹی بدنامی ہے. تو اس بدنامی سے پاکستان کے آرمی چیف کو, پاکستان کی آرمی کو بچانا چاہیے اور نون لیگ سے درخواست کرنی چاہیے کہ جناب میاں نواز شریف کی فوٹو لگائیں, عاصم منیر صاحب کی فوٹو نہ لگائیں. دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کتنے شوق سے اور کتنے جذبے سے فوٹو لگاتی ہے عمران خان کی. شبلی فراز صاحب نے اٹھا کے فوٹو رکھی سینٹ میں سامنے ایسے کہ جناب یہ عمران خان کی فوٹو رکھ کے میں بات کروں گا, تو فوری طور پہ ایک ٹی وی چینل نے بلر کر دیا, دوسرے نے ہٹا ہی دیا اس کو, تیسرے نے وہ زوم کر کے جو اس کا چہرہ دکھا دیا, نیچے سے غائب کر دیا. باقی ٹی وی چینل نے 2 ونڈوز کر دی کہ کچھ نہ کچھ کر کے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ عمران خان کی فوٹو ٹی وی کے اوپر نہ چلے. تو جن لوگوں کو اپنے لیڈر پہ فخر ہوتا ہے وہ اپنے فوٹو ساتھ لے کے لیڈر کے گھومتے ہیں, اور جنہیں نہیں ہوتا ہے وہ بیچارے پوسٹرز کے اوپر بھی اپنی الیکشن کے دوران بھی نہیں لگاتے, کیونکہ انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اگر یہ فوٹو ہم لگائیں گے تو شاید ہمیں جو ووٹ پڑھنے ہیں وہ بھی نہ پڑھیں. اب ناظرین, علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ القادر کیس جو ہے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں, ہم نے درخواست دی تھی, اب جا کے جناب یہ مقرر ہوئی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھکا دیں گے تو ہم نہیں تھکیں گے. اول تو یہ سزا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. القادر کیس انتہائی اہمکانہ کیس ہے, پیسے ملک ریاض کے تھے, وہ پیسے آج شہباز شریف استعمال کر رہا ہے. مسئلہ ان سب کا تھا اور جیل میں عمران خان کو بھیج دیا ہے. ہم یہاں جمع رہیں گے, کیس بھی لگوائیں گے اور انصاف لیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہی دن میں 2 عدالتوں میں کیس لگا. ایسا تو نہیں ہوتا, ججز تو وکلا سے مشورہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے کلائنٹ کا دوسرا کیس ہے پہلے وہ دیکھ لیں پھر یہ دیکھ لیں. تو یہ تاریخ بھی ڈسکس کی جاتی ہے لیکن یہاں نہیں کی گئی. لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوگا تو وہ انصاف کے لیے پھر کدھر جائیں گے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ وکلا میں بتا رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے کا کیس ہے, آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہو سکتا ہے اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے. 1-2 دن میں ہونے والے معمول کا جو کام ہے اس کے لیے مہینوں ہمیں جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے پاکستان میں. اب نوٹس ہو گئے ہیں, آئندہ بدھ کو بحث ہوگی, دیکھتے ہیں کب تک چلاتے ہیں یہ کیس. عید بھی آ رہی ہے, یہ بھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا. تو بڑی ڈٹ کر کھڑی ہیں عمران خان صاحب کی بہنیں. قاضی فائد عیسیٰ نے ناظرین نے ایک لکھ دیا ہے آرٹیکل ڈان کے اندر, اور جو لے دے ہو رہی ہے. آرٹیکل تو شاید کسی نے نہیں پڑھنا تھا لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو بہت غصے میں ہیں نوجوان, انہوں نے اٹھا کے لگا کے قاضی صاحب کی ایسی تیسی پھیر دی. قاضی صاحب سے صبر نہیں ہو رہا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اس آدمی کو بہت فکر ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جب یہ چیف جسٹس نہیں بنا تھا میں نے تب بھی کہا تھا کہ اس آدمی کو, میں نے 2022 اور 23 میں یہ کہا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یہ اس کا امپیکٹ لے گا. اور آج وہ اسی فکر میں ہے کہ جناب میری تو ہر طرف تھو ہوتی ہے, بھیس بدل کے میں کہیں نہیں جا سکتا. تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور جنرل باجوہ دونوں ایک جیسی کیفیت کا شکار ہے. جنرل باجوہ کے اپنے اور بہت سارے بکھیڑے اور مسائل ہیں, لیکن قاضی صاحب اب آرٹیکل لکھ کے کسی نہ کسی طرح ریلیونٹ ہونا چاہ رہے ہیں. تو قاضی صاحب بالکل ویسے ہی ریلیونٹ نہیں ہو سکتے جیسے جنرل باجوہ نہیں ہو سکتے اور جیسے نواز شریف فی الحال کے وقتوں کے لیے نہیں ہو سکتے. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.